हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार द EDU24 ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग सीरीज लेकर के चल रहे हैं, यह मुख्य रूप से आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, अभी फिलहाल में NTPC का एग्ज़ाम होगा। तो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग, उसमें जो साइंस के सवाल आते हैं, उसके लिए हम रेलवे स्पेशल साइंस का सीरीज अभी आज से शुरू कर रहे हैं। और यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। रेलवे के जो भी छात्र हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पूछा गया कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की एसआई। तो विद्युत धारा जो होता है, क्या होता है विद्युत धारा? विद्युत धारा का मतलब होता है इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। थोड़ा सा पहले हम लोग विद्युत धारा को समझ लेते हैं, बाद फिर बात। इकाई समय में आवेश, आवेश यानी चार्ज, आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, आप देख सकते हैं समय की चर्चा है, आवेश की चर्चा है और विद्युत धारा की चर्चा। विद्युत धारा को हम लोग जो है आई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं, ठीक है। और आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। और टी का टाइम का मतलब हो गया टी। तो इस तरह से हम अगर देख सकते हैं, देखें तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा Q बराबर आई टी। क्या हो जाएगा? Q बराबर आई टी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो Q हमारा क्या है? Q का ऐसा कूलाम, इसका जो है आवेश का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी सेकेंड। क्या हो जाएगा? समय का ऐसे मात्रा क्या होता है? सेकेंड से। और यहाँ पे अगर हम विद्युत धारा की सही मात्रा की बात करें तो एक हमारा ऐसा एक जो है हमारा इसका इकाई यह भी निकल के आ सकता है, कूलम प्रति सेकेंड। क्या आ सकता है? कूलम प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग जो है क्या कह देते हैं? एम्पियर। क्या कह देते हैं? एम्पियर कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो विद्युत धारा के सही मात्रा क्या हो जाएगा इस प्रकार से? एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक एम्पियर जो होता है, एक एम्पियर, एक एम्पियर में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी मान लीजिए कि अगर करंट से झटका लगता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर झटका लगता है, तो पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में हमको इतना इलेक्ट्रॉन का झटका लगेगा झंझना के मारे, ठीक है। तो और क्या है इसमें देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ वोल्ट है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसे मात्रक, यानी वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है। और यहाँ पे एक हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका विभवांतर। विभवांतर कैसे मात्रक हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। प्रतिरोध क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में जो बाधा उत्पन्न करता है, रोकता है उसको जाने से, पास कराने से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और शक्ति, वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? वाट। इकाई समय में जो हमारा कार्य करने की जो दर होता है, इकाई समय में कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं?
शक्ति के नाम से यानी पावर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, यानी विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विश। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको भी। यहाँ पे अग्निशामक यंत्र का बात किया है। अग्निशामक यंत्र का आप लोग जो जगह जगह देखते हैं, पेट्रोल पंप के पास रहता है, गाड़ी में रहता है, देखते होंगे आग लग जाने का यूज किया जाता है। क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है अग्निशामक यंत्र में? तो अग्निशामक यंत्र में आपका हो जाएगा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और एक होता है H2, क्या होता है H2SO4। ठीक है, क्या क्या बनता है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या बनता है। एक तो आपका बन जाएगा Na2SO4, यानी बन जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। और बन जाएगा जल बनेगा, और बनेगा CO2। क्या बनेगा? CO2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, साथ में H2SO4 का यूज करते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होता है तो मेनली इसमें क्या बन जाता है आपका, देख सकते हैं, जिसका जरूरी है हमको आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस रिएक्शन से बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है गैस के रूप, और वही जो है क्या करता है, आग को बुझा देता है। मतलब जहाँ तक जल रहा है ना ऑक्सीजन, आग को बुझाने का क्या मतलब, वो कंबल की तरह क्या करता है, उसको बंद कर देता है, वहाँ ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा तो आग अपने आप। ये ऑक्सीजन क्या होता है, जलाने में सहायक होता है, दहन में सहायक होता है। ये देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें मिलाते हैं क्या, H2SO4, यानी ये अम्ल है। ठीक है, तब के जाके क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, जल का दूगो अणु बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 8। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। और हाइड्रोजन का, ये ध्यान में रखिएगा, वातावरण में यह 21% के लगभग होता है, 21% के आसपास। ये आपका हो जाता है 78%। ये पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये लगभग कितना होता है, 21%। और ये लगभग 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.3। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा तत्व के नाम से जानते हैं, यह भी ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड। कहा गया कि ठोस का सीधे गैस में या वाष्प में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, ठोस का वाष्प यानी गैस, वाष्प में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। ठोस जो है वो सीधे वाष्प में बदल जाएगा, द्रव में नहीं आता है, डायरेक्ट किस में चला जाएगा, वाष्प में। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल जो है वो मुख्य याद रखिएगा, इसमें 3-4 हम एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। जो पूछा जाता है कि आप सब्लिमेशन का उदाहरण बताइए। सब्लिमेशन के उदाहरण में आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक तो हो जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एक ये एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो कपूर, क्या होता है, कपूर, जिसको हम लोग कैम्फर, कैम्फर के नाम से भी। एक हो जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस। एक हो जाता है आपका एंथ्रा, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सब जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आप लोग जानते हैं, जानते हैं कि आजकल जो हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है रेलवे में, वो मेनली फोकस ऑन किस पे है, एनसीईआरटी पे है। तो एनसीईआरटी पे ये सब, एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है। कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, आयोडीन भी आप लोग लिख सकते हैं, आयोडीन।
3। ये सब जो होता है ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। कहा गया कि सूर्य प्रकाश से मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है। तो सूर्य प्रकाश से मानव शरीर में बनने वाला विटामिन कौन? विटामिन डी है। क्या है? डी है। कौन सा विटामिन है? डी। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है जिसको ध्यान में रखिएगा, विटामिन टर्म है, विटामिन शब्द यहाँ पे लिखा गया है। तो विटामिन के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट है उसका नाम है कैसिमिर फंक। क्या नाम है? कैसिमिर फंक। तो 12 में इन्होंने विटामिन शब्द दिया था सबसे पहले, तो ध्यान में रखिएगा। 112 में 112 में शब्द देने वाले पहली बार शब्द, ठीक है, किसने दिया? तो कैसी कैसिमिर फंक, कैसिमिर फंक, ठीक है। विटामिन जो होता है वो क्या होता है? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, प्रतिरोधक बढ़ाने का काम करता है विटामिन। विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। विटामिन कितने तरह के हो जाएंगे? विटामिन कितने तरह के हो जाएंगे? दो तरह के। एक हो जाएगा आपका जल में घुलनशील, जल में घुलन, यानी इसको हम लोग कहेंगे वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। और एक होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलन, इसको हम लोग बोलेंगे फैट सोल्यूबल। क्या बोलेंगे? फैट सोल्यूबल। विटामिन कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है जल में घुलने वाला और एक होता है वसा में घुलने वाला। तो जल में घुलने वाला कौन कौन है? तो बी एंड सी, बी एंड सी, और के डी, ये सब जो होता है ये आपका वसा में घुलने वाला विटामिन होता है, ठीक है। याद रखिएगा बीसी जो है वो जल में घुलनशील है। पूछा जाता है कि इनमें कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। बी एंड बी जो है कम्प्लेक्स के रूप में आता है, इसमें B1 है, B2 है, B3 है, ठीक है। और आगे देखेंगे, ध्यान में देखिए। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन सी, बी और सी हो गया। और वसा में घुलनशील विटामिन जो हो गया वो के ई, ओके। अब यहाँ पे कुछ विटामिन का नाम लिखा हुआ है, देख लीजिए। विटामिन ए है, ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। उसके बाद बी है तो बी कम्प्लेक्स ही है। सी जो है वो स्कॉर्बी का रासायनिक, मशहूर गम सी सब जो है कमज़ोर होने लगता है इसमें, ठीक है। और डी में हड्डी, हड्डी कमज़ोर होने लगता है। और यह जो है शरीर में सनसाइन के वजह से बनता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज, कहा गया कि न्यूटन का प्रथम गति नियम है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। इसके कई गो नाम है, इसको देख लीजिए। इसको हम लोग जो है, एक तो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, जड़त्व का। इसको हम लोग गैलीलियो के नियम के नाम से भी, गैलीलियो के नियम के नाम से भी, गैलीलियो का नाम से भी। और जो हमारा पहला न्यूटन गति का जो पहला नियम होता है, इससे हमको बल का परिभाषा मिलता है। क्या परिभाषा मिलता है? बल का परिभाषा, और ठीक है, बल का परिभाषा। लेकिन बल का व्यंजक का बात करेगा, यानी बल का सूत्र का बात करेगा, तो वो हमको किसे मिलता है? दूसरा नियम से। किससे मिलता है? न्यूटन का जो दूसरा नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम,
इससे हमको मिलता है बल का व्यंजक, यानी F बराबर ma, F बराबर ma मिलता है। ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है, देख लीजिए, क्रिया प्रतिक्रिया है। ठीक है। यदि आप किसी को चाटा मारते हैं, आपके हाथ में भी चोट लगता है। जितना आप एक्ट किए हैं उतना ही रिएक्ट भी उधर से होता है। तो जब भी आप क्रिया करेंगे तो देखने को मिलता है किसमें, न्यूटन गति का तीसरा नियम है। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनर्सिया का मतलब क्या होता है, जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है कि कोई वस्तु जो है, जैसे वो विराम में है, ठीक है ना, अब उसको अगर धक्का दे रहे हैं तो वो अपने वजन के वजह से, उसका जो भार है उसके वजह से, ठीक है ना, वो चाहेगा कि हम एक ही जगह पे अटके रहे। अगर उससे ज़्यादा आप बल लगाते हैं तो वो इनर्सिया जो है ना, वो गति का क्या करता है, विरोध करता है। गति का क्या करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब है विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की। तो हमारा जो आवर्त सारणी है का जो 17वां वर्ग है, हमारे आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। 17वां जो वर्ग है में कुछ तत्व दिए गए हैं, ठीक है ना, क्लोरीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है। इसी में से क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होता है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होता है। अगर इसको याद रखना है तो आप लोग याद रखिएगा, फोन। क्या याद रखेंगे, फोन। देखिए ये फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना। तो मान ये फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 9 होता है। कितना होता है, 9। ऑक्सीजन का 8 होता है, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। और परमाणु परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना रहता है, 2n²। कितना रहता है, 2n²। ठीक है। यानी पहला कक्षा है तो 2n² यानी n का वैल्यू 1 ले लेंगे, दूसरा है तो 2 ले लेंगे, तीसरा है तो 3 ले लेंगे। यानी किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है उसके लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, 2n²। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये कक्षा हो गया परमाणु का। मान लीजिए कि हम फ्लोरीन ले लिए, इसका कक्षा हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है। ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, और भी हो सकते हैं लेकिन इसमें नहीं से काम चल जाएगा। अब मान लीजिए कि हम एन का वैल्यू ले लिए 1, यानी पहला प्रथम कक्षा के लिए एन गुना 1 के स्क्वायर होगा यानी 2, यानी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। ठीक है। अगर हम दूसरी कक्षा की बात करें तो दूसरी कक्षा के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 गुने एन के 2 गुने, और एन के जगह पे क्या लेंगे, 2। पहला कक्षा था तो 1 लिए, दूसरा कक्षा है तो 2 लेंगे, दूसरा कक्षा है तो 2 लेंगे। तो ये 2 और ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 8। यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ सकते हैं, 8। 1 2 3 4 7 आ सकते हैं। कितना आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम अगर फ्लोरीन की बात करें, किसकी बात करें, फ्लोरीन की, तो यहाँ पे तो 10 हो गया, ये अभी नहीं होना है। यहाँ पे आप रखिए कितना, 7 ही रखिए। कितना रखिए, 7 ही। अब देखिए कि कोई भी जो तत्व होता है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, अपने आप में अस्थायित्व लाना चाहता है। ठीक है। और इसके लिए उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के। ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के लिए आप देख लीजिए, इसके लिए पहला कक्षा, दूसरा कक्षा। तो पहला कक्षा में कितना आएगा अधिकतम, 2 गो। पहला कक्षा में 2 गो, तो 2 गो हो गया। अब क्या गो बचा, 6 गो। तो दूसरा कक्षा में अभी कितना आएगा, 1 4। ठीक है। ये अभी स्टेबल नहीं है। ये हो जाएगा आपके ऑक्सीजन के लिए, ये आपका 8 है, ये आपका
अब एक और देख लीजिए, पहले समझ, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ा अभी ध्यान दीजिए इसको, पहले समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं और एकदम दिमाग में बैठ ही जाएगा समझ। एक हम ले लेते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस, पहला कक्षा दूसरा कक्षा, पहला कक्षा और दूसरा। तो पहला कक्षा में कितना है नाइट्रोजन की अगर बात करें, तो परमाणु संख्या इसका 7 है, तो पहला कक्षा में तो अधिकतम 2 ही हो जाएगा, और बचा कितना, 5 को ना, 7 को चला गया, तो 1 2 3 4। अब यहाँ जरा देखिए कि यहाँ बोला कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों में से अगर हम बात करें तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है लेकर के अपने को स्टेबल कर लेगा, यानी अपने बाह्यतम कक्षा में 8 पूरा लेगा जल्दी से। किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, किसके पास ज़्यादा एनर्जी है? तो आप देख सकते हैं कि इसको स्टेबल होने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8 चाहिए, अब यहाँ पे 7 है, ये है पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में कितना है 7 है, तो ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन ये दोनों को तो देर लगेगा क्योंकि इसको 2 गो चाहिए, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 गो है तो 2 गो ना चाहिए, और इसको कितना चाहिए 3 गो चाहिए, बाह्यतम कक्षा में 5 गो है, इसका 3 गो चाहिए। तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन तुरंत ग्रहण करने का, क्योंकि इसको कम में चाहिए, जल्दी से ना ले लेगा, फ्लोरीन जल्दी से ना एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास यही जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो सर्वाधिक किसके पास है, फ्लोरीन के पास। सर्वाधिक किसके पास है, फ्लोरीन के पास, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व। किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फ्लोरीन को बोलते हैं, फ्लोरीन को। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए जो होता है, इसका पूरा नाम जो होता है वो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में सबसे पहले जो बताया था, ठीक है ना, का नाम था फ्रेडरिक मीसर, फ्रेडरिक फ्रेडरिक मीसर, फ्रेडरिक मीसर। डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, फ्रेडरिक मीसर। और ये आपको कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी में होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए। इसके पास जो है प्रोटीन निर्माण के लिए क्या होता है, प्रोटीन निर्माण के लिए निर्देश करता है, प्रोटीन निर्माण के लिए क्या करता है, डीएनए, डीएनए प्रोटीन प्रो निर्माण के लिए निर्देश निर्देश देता है। साथ में डीएनए की अगर बात करें तो जो भी गुण है माता पिता से जो बच्चों में, यानी जो जेनेटिकली जो माता पिता से बच्चों, वो किसके वजह से आता है, तो इसी के वजह से, डीएनए के वजह से ही आता है। डीएनए का जो छोटा टुकड़ा होता है, डीएनए का जो छोटा टुकड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन का, क्या कहते हैं, जीन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक। ओके, यहाँ पूछा गया है 2024। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो इसको याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। निर्वात में, निर्वात मतलब क्या है, वहाँ जहाँ तक कि वहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, ठीक है। चलिए अगला है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। क्या है, हीरा, यानी डायमंड है। क्या है, डायमंड। तो अगर हम लोग बात करें कार्बन के अपर रूप का बात करें, कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है,
कार्बन के अपरूप की बात करें तो इसके अपरूप में आप ध्यान में रखिएगा, होता है आपका क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरा ग्रेफाइट और फुलेरीन। अब देखिए, अपरूप का मतलब होता है जिसका रासायनिक गुण समान हो, तो कार्बन से बना हुआ है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है। देखिए हीरा कितना कठोर होता है, भौतिक गुण में हीरा कितना कठोर होता है और कार्बोहाइड्रेट ग्रेफाइट कितना मुलायम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अपरूप का मतलब क्या होता है कि रासायनिक गुण समान होगा लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होगा। कठोरता के आधार पर अगर देखें तो हीरा काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, कमजोर होता है। हीरा जो है ये कुचालक होता है विद्युत का, कुचालक। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो यह एकमात्र अधातु है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जाता है, यानी यह विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, चालक। विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। और फुलेरीन का आकार जो है वो फुटबॉल की तरह होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में ब्लड को कौन प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या है, किडनी है। कौन सा ऑर्गन हो जाएगा, किडनी। ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। अब देखिए किडनी जो होता है उसका इकाई निफ्रॉन होता है। किडनी का इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, यानी ये छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर के बने। ठीक है, थोड़ा सा नेफ्रॉन को समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करें नेफ्रॉन की तो ये देखिएगा आप, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की अगर बात करें थोड़ा सा, ये है आपका क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। इसी तरह के नेफ्रॉन से, कई सारे नेफ्रॉन से मिलके बने होते हैं हमारा किडनी जो होता है वो। अब यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, इसमें ठीक है, इसमें जो ये आकृति है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। यानी जो ब्लड का छानना जो शुरू होता है, ब्लड छानने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। ये जो आकृति है इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, सीमेंस कैप्सूल, यानी हिंदी में इसको बोल देंगे वोमेन संपुट, वुमन संपुट। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो प्रारंभिक, मतलब कि ये आपको देख रहे हैं वुमेन संपुट के जो यहाँ से नली निकल रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नली है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसी। क्या होता है पीसीटी, तो पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वो
ल्यूटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल या टिब्यूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये हो गया पीसीटी। क्या हो गया? पीसीटी। ठीक है। और ये जो है इसी तरह का आकृति यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पास में है तो इसको इसको बोल दिए, जैसे कि ये आपका जो वोमेन संपुट है, वोमेन कैप्सूल है, इसके पास है तो इसको क्या बोल दिए? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लेकिन ये इसके अपेक्षा ये जो है घुमावदार छल्ला, ये तो आगे है, नली जो है नली का आगे है, इसको हम लोग जो बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं? डीसीटी, डिस्टल 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 कॉन्वोल्यूटेड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब पूछा जा चुका है परीक्षा में, रेलवे के एग्जाम में ये सब पूछा जा चुका है। ध्यान में रखिएगा, पूछ देगा कि जो वोमेन संपुट का पास का जो नलिका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे करके दिखा देगा, या पिक्चरें दे देगा आपको, ABCD करके दे देगा, ए इसका नाम, BCD ऐसे करके आप पूछेगा कि डी क्या है, ये क्या ऑप्शन में रहेगा। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आकृति आपका हो गया, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया। ये प्यालेनुमा जो संरचना है इसको हम लोग वोमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं, वोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। पीसीटी ये हो गया प्रारंभिक जो नलिका है, ये आपका पीसीटी हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है। और ये आपका होता है आर्क ऑफ हेनल, आर्क ऑफ हेनल, हेनले का जो चाप होता है इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। और ये आपका होता है अब छना छना के यहाँ पे संग्राहक, अब आगे जो है यहाँ से बन जाएगा, वेस्ट मटेरियल्स बनेगा, बेकार पदार्थ बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर टिब्यूल, संग्राहक। ठीक है ना, संग्राहक नली के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये सब नाम को ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह के कई सारे नेफ्रॉन मिलते हैं तो किडनी का निर्माण होता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ किडनी। अगला है 11 नंबर में कि क्लोरोफिल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो पौधे में हरापन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार। और यह मुख्य रूप से जो है कहाँ मिलता है? पत्तों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पत्तों में। ठीक है। और ये है, आप जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती है, पौधा जो है वो अपना भोजन बनाता है, स्वयं बनाता है ना पौधा अपना भोजन, वो क्या है? ऑटोट्रॉफ है, तो अपोषी है। तो उसमें क्लोरोफिल है, पूरे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, सूर्य से प्रकाश ले लेता है, और नीचे से जल खनिज लवण ले करके क्या बनाता है? वो अपना जो पोषक तत्व है उसको बनाने का काम करता है पेड़ पौधा। ठीक है। और इसमें जो है क्लोरोफिल जो है मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलेगा? तो पत्ता में देखने को मिलता है, इसको ध्यान में रखिए। फूल जो होता है वो क्या होता है? तो फूल जो होता है यह प्रजनन अंग है, प्रजनन प्रजनन फूल जो होता है वो जनन भाग होता है किसका? पौधा का। ठीक है। ये आपको जो है नर मादा मिल सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है कि द यूनिट ऑफ पावर। पूछा गया कि शक्ति का इकाई क्या है? तो शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति कहो, शक्ति कहो, तो जो कार्य करने का दर होता है, कार्य करने की क्षमता को तो हम लोग ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने का जो दर होता है उसको हम लोग जानते हैं। और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का देख लीजिए, इकाई समय, कार्य दर कहते हैं।
ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम लोग पी से दिखाते हैं, पावर। क्या हो जाएगा? P बराबर डब्ल्यू बटे, तो ध्यान में रखिएगा ये P बराबर डब्ल्यू बटे, बराबर डब्ल्यू बटे, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा शक्ति का? क्या हो जाएगा? कैसे मात्रा क्या हो जाएगा? या इसको यहाँ से अगर हम लोग ले लें, क्या हो जाएगा आपका? जूल, और इसका हो जाएगा सेकेंड। शक्ति का ऐसे मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। वाट जो जेम्स वाट थे, उन्हीं के सम्मान में, जेम्स वाट नाम का जो जिन्होंने भाप इंजन बनाया था ना, उन्हीं के सम्मान में हम लोग इस वाट कहते हैं। पावर का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसे ये भी होगा जूल प्रति सेकेंड। यहाँ पे देख लीजिए जूल है तो कार्य ऊर्जा, कार्य का हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा, ऊष्मा का हो जाएगा न्यूटन। अब न्यूटन जो है, बल का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? बल का ऐसे मात्रक यहाँ कार्य का लिख सकते हैं, कार्य है, क्या है, ऊष्मा है, ये सब लिख। पास्कल जो होता है दाब का होता है, क्या होता है? दाब का होता है। दाब बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्र, को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ, यानी लोहे का जंग लगना है। तो लोहे में जंग लगना जो होता है वो क्या होता है? यह एक तरह का रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का हो गया कि आप जिस पदार्थ में, मतलब जो पदार्थ खराब हो गया है ना, वो मूल रूप में फिर नहीं आ सकता। मूल रूप में खराब हो गया, या आप एक तरह से समझिए कि चेंज नहीं होगा। कहा ही गया कि भौतिक का परिवर्तन का मतलब हो जाए जो मिल जाए वो भौतिक, और जो ना मिले वो रासायनिक। जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले वो रासायनिक। जैसे बर्फ से पानी बनता है तो पानी से फिर बर्फ बन गया, बर्फ से पानी बना तो पानी से फिर बर्फ बन गया ना, तो वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब यहाँ देखिए जो मूल लोहा था उस पर क्या हुआ? वायु का प्रहार हुआ, उसमें नमी का प्रहार हुआ, जल का प्रहार हुआ, ठीक है ना। वो क्या होगा? उसमें जंग लग गया। अब वो क्या हो जाएगा? खराब वो हो जाएगा, आपको वो मूल रूप में फिर नहीं मिलेगा। तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। याद रखिएगा, जो मिल जाए, जो मिल जाए, ठीक है ना, वो भौतिकी हो जाए। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। परि और जो ना मिले तो, और तो ना मिले, वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे यहाँ लोहा में अगर जंग लग गया है तो वो लोहा फिर से मूल रूप में नहीं, लेकिन बर्फ से अगर पानी बन गया है तो पानी से फिर बर्फ हम बना सकते जाएगा आपका भौतिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और जंग जो लगता है वो ध्यान में रखिएगा, वायु की उपस्थिति और नमी की मात्रा यानी जल की मात्रा दोनों की उपस्थिति होता है तो जंग। ठीक है। आंख का कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट? आंख में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसको नियंत्रित कौन करता है, यहाँ आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको नियंत्रित करने का काम करता है कौन? आइरिस। कौन करता है? आइरिस। ठीक है। मान लीजिए ये पुतली है, क्या है? प्यूपिल, और इसके बगल का जो भाग होता है ये आपका, यही आपका क्या है? आइरिस। क्या है? तो ये आइरिस जो होता है वो आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर रेटिना की हम लोग बात करें तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा ही, वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। पूछा जाता है कि आँख का वो कौन सा भाग है जिसमें प्रतिबिंब बनता है, तो वो भाग कौन हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिना। ठीक है। कॉर्निया की बात करते हैं तो कॉर्निया जो होता है
और दान के रूप में कॉर्निया ही देते हैं। आंख दान जो हम लोग करते हैं, दान के रूप में कॉर्निया। और अगर आंख में बात करेगा कि लेंस कौन सा होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है आंख में। आंख, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। नेक्स्ट है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण का हम लोग समीकरण समझ लें। प्रकाश संश्लेषण का जो इसमें क्या क्या चाहिए पहले हमको ध्यान। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश के लिए हमको चाहिए क्या क्या? तो आपको चाहिए यह प्रकाश, या प्रकाश यानी सनलाइट चाहिए, है कि नहीं? तो CO2 चाहिए, H2O चाहिए, और क्लोरोफिल तो रहबे करता है। ये चारों चीज प्रकाश संश्लेषण, तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा और पौधा अपना भोजन। अब इसका समीकरण देखिए, 6CO2 प्लस 12H2O। 6CO2 प्लस 12H2O, और सूर्य प्रकाश रख दिया, ठीक है। क्या प्रकाश, क्लोरोफिल है ये है। और क्या बनाएगा फिर? 6H12O6 प्लस, उसके बाद ये हो गया आपका मेन उत्पाद, मुख्य उत्पाद इसको, क्या, ठीक है। और सह उत्पाद मतलब और साथ में क्या क्या बनता है, तो आप लिख लीजिएगा, आप ध्यान में क्या देते हैं, फिर रोक करके लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बनेगा 6C और 6H2O, और कुछ मात्रा जल का भी बनता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, जो यहाँ पे 6 को क्या बनेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए नेचर बैलेंस कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लिए जरूरी नहीं है, उसका यूज कौन कर लेता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा कर लेता है, पेड़ पौधा, ठीक है। और हमको क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है ना, इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ये ध्यान में रखिएगा। और ये आपका हो गया मुख्य उत्पाद, और ये आप दोनों हो गया आपका सह उत्पाद, जिसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं, सह उत्पाद, तो ध्यान में रखिएगा। और यही ग्लूकोज जो हो गया, क्या हो गया? इसका पोषक तत्व हो गया, किसका? पेड़ पौधा, इसका पेड़ पौधा, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? देख लीजिए कौन सा गैस है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट सवाल। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का मतलब क्या है? जिसमें ना जो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, क्या होना चाहिए लेवल में, यानी होना चाहिए। शुद्ध बोला है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और 7 से जो कम होता है उसको हम लोग अम्लीय कहते हैं, तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है ना। ये अम्लीय होगा ना, 7 से कम है। 7 से ज़्यादा ये क्षारीय होगा, यह भी क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। क्या होगा? क्षारीय, क्योंकि 7 से यह ज़्यादा है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो वो जल का पीएच मान, ठीक है। पीएच पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है ना। वो 0 से 14 तक उसमें अंकित किए थे, यह बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला है, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो खाने का नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl होता है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल सॉल्ट। टेबल टेबल सॉल्ट क्यों? घर पर टेबल पे नहीं रहता है, दुकानी सब में देखिएगा तो नमक जो है वो डब्बा में भर के टेबल पे रख देता है, टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण की प्रक्रिया समझ लीजिए NaCl का। तो यहाँ पे ले लीजिएगा आप HCl, H, क्योंकि नमक न्यूट्रल होता है, न क्षारीय होता है न अम्लीय होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो यह न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया जो होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके फलस्वरूप नमक का निर्माण होता है। वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक अम्ल ले लीजिए HCl और एक ले लीजिए NaOH, ठीक है। HCl और NaOH, ये आपका अम्ल हो गया और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, अम्ल का मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये हो गया आपका प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों जब मिलता है, ये दोनों जब मिलेगा क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, ठीक है। और H2 क्या बनाएगा? NaCl और H2O का निर्माण करता है। और यही प्रक्रिया, यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रोसेस है लवण बनाने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। इस ये जो हो गया आपका उदासीनीकरण रिएक्शन हो गया, समीकरण हो गया। और ये प्रक्रिया होगा ना, अब जैसे कहेंगे कि आप ले लीजिए अम्ल ले लीजिए, कौन सा अम्ल? तो HCl ले लीजिए। उसके बाद क्या लीजिए? क्षार में आप NaOH ले लीजिए, ठीक है ना। वो सब ले लिए, अभी रिएक्शन नहीं करवाए हैं, तो प्रोसेस हो रहा है ना एक तरह से। तो प्रोसेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम जानते हैं, ठीक है। अगर पूछ दे कि किस अभिक्रिया के दौरान NaCl का निर्माण होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण के अभिक्रिया के दौरान। अब देखिए यहाँ पे ये अम्ल था, प्रबल अम्ल, खतरनाक अम्ल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये प्रबल क्षार है। लेकिन जब दोनों मिला तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल बन गया, जल का pH मान 7 हो गया, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। दो को प्रबल मिलके क्या हो गया? न्यूट्रल। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान में, ये क्या हो गया आपका? उदासीन। ये भी क्या हो जाएगा? उदासीन, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, पूछा जा चुका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में किस किस मतलब कौन से अम्ल का कौन से क्षार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में रहेगा कि प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, ऐसे करके। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि दोनों प्रबल होता है, प्रबल मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, दोनों HCl भी और NaOH भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो रक्त जो होता है वो एक तरह का क्या है? सरल संयोजी रक्त है। क्या है? रक्त क्या है? सबसे पहले थोड़ा सा रक्त के बारे में समझ। रक्त, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिर। क्या बोलते हैं? रुधिर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। रक्त है, रुधिर है, ब्लड है। अब ये क्या होता है? तो इसको हम लोग सरल संयोजी ऊतक, सरल संयोजी ऊतक के नाम से। तरल का मतलब क्या होता है? द्रव अवस्था में, लिक्विड, है ना। और संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने के लिए। अब देखिए कि सर से पांव तक पूरा में ब्लड है, नीचे कहीं कट गया तो वहाँ से भी ब्लड, हाथ से कट गया तो वहाँ से भी ब्लड, कहीं पे छिला गया वहाँ से भी ब्लड। तो ब्लड क्या कर रहा है? पूरे शरीर को क्या कर रहा है? जोड़ के रख रहा है, संयोजी, संयोजी कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और ऊतक है,
सॉलिड जो होते हैं वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने, इसीलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। ठीक है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच मान, पीएच वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। और बात करें तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब होता है। अभी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सार्वभौमिक दाता किसको बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि ओ निगेटिव जो होता है, ओ निगेटिव का मतलब मैरिज फैक्टर, ओ निगेटिव जो होता है वो सार मतलब कि यूनिवर्सल डोनर होता है, या किसी के भी मतलब कि शरीर में चढ़ाया जा सकता है, दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है। और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सर्वग्राही। ये तो सर्वदाता हो गया, ये होता है सर्वग्राही। क्या होता है? यूनिवर्सल सर्वग्राही हो गया, ये हो गया यूनिवर्सल। रक्त समूह का खोज जो है, रक्त समूह का खोज जो है वो किया था कार्ल लैंडस्टीन एंड, रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, बोला गया कि ध्वनि सबसे तेज गति से कहाँ चलती। तो ध्वनि जो होता है वो भी, ध्वनि जो होता है वो एक तरह का तरंग ही है ना। प्रकाश भी एक तरह का तरंग, तरंग ऐसे दो तरह का होता है, तरंग दो तरह का होता है। ठीक है। एक होता है आपका यांत्रिक तरंग और एक होता है प्रकाशीय। तो प्रकाशीय तरंग को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। लेकिन जो मैकेनिकल तरंग है यानी यांत्रिक तरंग है, उसको गमन करने के माध्यम की आवश्यकता होती है। और वही मैकेनिकल तरंग कौन सा हो जाएगा? ध्वनि। ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सबसे तेज, सबसे तेज, सबसे तेज किस में चलेगी? ठोस में। किस में चलेगी? ठोस में। सबसे तेज चलता है ठोस में, इसके बाद किसमें? द्रव में, फिर गैस में। पहले सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, कम गति से इसमें गैस में चलता। ठीक है। और प्रकाश के लिए तो कोई माध्यम ही नहीं होता है, बात में भी। चलिए, वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है, गैसों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है। और जल अभी देखेंगे H2O, जल का निर्माण कैसे होता है? जल का निर्माण H2 क्या बन जाएगा? जल बन गया। क्या बन गया? ठीक है। चलिए, कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो कार्बन जो होता है वो आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे कार्बन आता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं आप, कितना परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा? कार्बन जो होता है वो लंबी श्रृंखला बनाने वाला, कार्बन का गुण क्या होता है कि ये लंबी से लंबी श्रृंखला बनाने वाला तत्व होता है। ठीक है। कार्बन ध्यान में रखें। परमाणु संख्या कितना हो गया इसका? 6 हो गया। और कार्बन जो होता है वो, कार्बन के अपरूप 3 सभी के ग्रीन है। ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है ओजोन परत सूर्य की किरण, किन किरणों को अवशोषित करती है। यानी ओजोन लेयर ऑब्जर्व्स विच रेज फ्रॉम। देखिए, सन से जो किरणें आती है, सूर्य से जो प्रकाश की किरण, ठीक है ना, ये एक खतरनाक पराबैंगनी, खतरनाक किरण होता है जिसका नाम है पराबैंगनी किरण, यूवी रेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। अगर वो डायरेक्टली पड़ने लगे धरती पे तो स्किन कैंसर जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे जलाएगा। ठीक है ना। कैंसर या बिंदी हो सकता है, किससे? पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से कौन बचा देता है? ओजोन बचा देता है। कौन बचा देता है? ओजोन बचा देता है। ओजोन की अगर बात करें तो यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने। ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं? 3 परमाणु से मिलकर। और ये होते कहाँ पे हैं? समताप मंडल में। समताप मंडल में, समताप मंडल। देखिए, वायुमंडल को बांटा गया है
5 भागों में देख क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। उसी में से जो दूसरा मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, उसी में क्या मिलता है, ओजोन का एक लेयर मिलता है। ओजोन का जो लेयर होता है, ठीक है ना, वो एक कंबल के भांति जो है घेर के रखता है। और हमारा जो ऊपर से जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें आती, ठीक है ना, उसको क्या करता है, वो अवशोषित करता है। कर लेगा तो नीचे कम आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, तो इसको क्षति कौन पहुंचाता है। जैसे ओजोन परत है, इसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, क्षति ज़्यादा कौन पहुंचा रहा है, तो आप यह ध्यान में रखिएगा, CFC कौन पहुंचा रहा है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। यानी ये ओजोन को क्या कर रहा है, ओजोन को क्या कर रहा है, क्षय कर रहा है। क्या कर रहा है, क्षय। ओजोन को क्या कर रहा है, ओजोन को कौन कर रहा है, CFC क्लोरो क्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इस यह जो है ओजोन परत को क्या कर रहा है, मतलब कि कहता है ना कि छेद हो गया ओजोन परत में, छेद नहीं, दरअसल वो क्या हो रहा है, उसका लेयर पतला हो रहा है, ठीक है ना। अंटार्कटिका में ये सबसे पहले देखा गया था, फोरमैन नाम का जो, तो देखा था कि क्या हो गया, ओजोन का लेयर जो है वो पतला हो CFC के वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका बात करें अगर हम लोग एक्सरे की बात करें, तो इसका खुद जो है रोन्टजन नाम का, ठीक है ना, ठीक है। अगला है कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है, इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं NaCl, जल लेंगे, ठीक है, NaCl लेंगे, जल लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और NH3, ठीक है। और तब जाके क्या बनेगा, वो ध्यान में, में आप तो 3, और यहाँ पे आपका जो है NaCl, और आपका बन जाएगा, बनेगा, ओके। यहाँ पे एक बन जाएगा आपका NH4Cl, और ये जो है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आवाज़ तो जा रही होगी, हेलो, ये हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका निर्माण कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, NaCl हो गया, जल हो गया, NaCl को घोलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और NH3 हो गया। ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब जाके हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और एक होता है अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट।
एक यहाँ पे टर्म और भी लिखा गया है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो गर्म करने पे तो हमारा ये NaHCO3 है वो टूटता है गर्म करने पे, इसमें Na2 प्लस कुछ मात्रा में जल बनाएगा H2O, और क्या दे देगा, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से कि जब हम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 ये सबको लिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना और अमोनियम क्लोराइड बना। हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमको Na2CO3 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा और CO2 का निर्माण होगा। देखते होंगे कि जब ये जो मतलब कि हम लोग जो इसका यूज सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज जो है वो पकवान इस समय करते हैं ना, पकवान जो फूलता है, ठीक है ना, किसके वजह से, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है वहाँ से, ठीक है, तो वो जाके फूल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला है प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहेंगे, प्रतिरोध क्या होता है कि चालक का वह गुण, चालक का वह गुण, वह गुण जो विद्युत धारा को क्या करता है, प्रवाह होने से रोकता है, विद्युत धारा को, विद्युत धारा के प्रवाह में डिस्टरबेंस लाता है। कि चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में के रुकावट या अवरोध पैदा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा कम हो गया, इसको हम लोग आर से कहते हैं। ठीक है, आप एक सूत्र भी जान बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, करेंट और वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये। एम्पियर के बारे में बता चुके हैं, विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट विभवांतर का हो गया, वाट विद्युत शक्ति कैसे मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला है कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कमरे के तापमान पे जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला वो धातु है, वो एकमात्र धातु है जिस मरकरी, क्या नाम है, मरकरी Hg। ठीक है ना, ये आपको कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में मिल, तो ये तो मेटल हो गया। अगर नॉन मेटल की बात करें, अधातु की बात करें, अधातु की अगर बात करें, अधातु आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रो यानी बी, हल्का लाल, लाल कलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। अगला देख सकते हैं आप कि पूछा गया कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन जो है वो आपका क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाता। ठीक है, संघनन जो होता है वो वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण। ठीक है, सब्लिमेशन की अगर बात करें, सब्लिमेशन के बारे में बताए थे कि इसमें ठोस से सीधे गैस में, पदार्थ ठोस से सीधे गैस में चला जाता है। और इससे इसका एग्जाम्पल भी हम लिखवाए हैं। कौन कौन सा एग्जाम्पल, कमेंट में बताइएगा कि कौन सा एग्जाम्पल जो है हम सब्लिमेशन का लिखवाए हैं। ठीक है, और ये आपका जो है आज के कक्षा का लास्ट प्रश्न है, यानी 25 नंबर है। हम इस क्लास में 25 तक प्रश्न को करवाए हैं, और ये रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ये स्पेशल रेलवे सीरीज ही चलाया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, और साइंस का बेटेज तो आप साइंस रेलवे एग्जाम में जानवे करते हैं, कोई में 25 पूछता है, कोई में 40 पूछता है, टेक्नीशियन में 40 पूछा, ग्रुप डी में 25 पूछता है। ठीक है, ALP में 20 पूछता है। तो इस तरह से आप लोग जो है इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और नोटबुक लेकर के बैठें, इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, उसको आप लोग
लिख ले ताकि रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है। और कहते हैं ना कि डगमगाओ नहीं अटल हो जाओ, डगमगाओ नहीं अटल हो जाओ, बेहतर होगा कि खुद को बदल पाओ, रास्ते से भटक गए हो कोई बात नहीं, समय की मांग है अब तो संभल जाओ।